हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल मॉर्निंग टुडे टारगेट में। आज जो आपकी क्लास होने वाली है सीडीपी की होने वाली है। सीडीपी के PYQ आपको कराने वाले हैं, तो आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए उसका प्रीवियस क्वेश्चन पेपर काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। इसलिए लास्ट तक जरूर बने रहिएगा और देखिएगा आपका 15 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। और जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है सारे आपको इसी चैनल पे कराने वाले हैं। जो चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं वह सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आपकी एक भी क्लास मिस ना हो। तो चलते हैं क्वेश्चन पे, और किसी क्वेश्चन का डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन पे। कक्षा में खेल प्रतियोगिता में हिस्सा लेते समय तनुज अपने दोस्त से कहता है कि वह भाला फेंकने में हिस्सा लेगा और रस्सी कूदने में उसकी बहन हिस्सा ले सकती है, क्योंकि वह एक लड़की है और लड़कियां भाला नहीं फेंक सकती। यह किसको प्रदर्शित करता है? जेंडर संबंधता को, जेंडर समानता को, जेंडर समता, जेंडर रूढ़िवादिता। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जेंडर रूढ़िवादिता को। यह वाक्य जेंडर रूढ़िवादिता को प्रदर्शित करता है, क्योंकि तनुज का कहना है कि लड़कियां भाला नहीं फेंक सकती। यह एक गलत विचार है जो लिंग के आधार पर भूमिका तय करता है कि लड़के क्या कर सकते हैं और लड़कियां क्या कर सकती हैं। इस तरह के विचार समाज में लिंग आधारित भेदभाव को बढ़ावा देते हैं। इसलिए इसका राइट आंसर यहाँ पे 4 ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपसारित चिंतन क्या है? तो कई उत्तरों को प्रोत्साहित करता है, एक सही समाधान पर स्थित है। दूसरा है एक सही समाधान पर स्थित है, और दूसरा कई उत्तरों को प्रोत्साहित करता है। तीसरा है गणितीय क्षमताओं को बढ़ाता है, मौखिक क्षमताओं को बढ़ावा देता है। चौथा ऑप्शन है मौखिक क्षमताओं को बढ़ावा देता है, गणितीय क्षमताओं को बढ़ावा देता है। तो अपसारी चिंतन क्या है? तो अपसारी चिंतन कई उत्तरों को प्रोत्साहित करता है और अभिसारी चिंतन एक ही समाधान पर स्थित होता है। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे पहला सही हो जाएगा। अपसारी चिंतन क्या होता है? तो अपसारी चिंतन में व्यक्ति कई उत्तरों और विचारों पर निर्भर होता है और कई विचार प्रकट करता है। अपसारी चिंतन रचनात्मकता को बढ़ावा देता है, वहीं अभिसारी चिंतन व्यक्ति एक ही सही समाधान पर केंद्रित होता है। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे पहला सही हो जाएगा। एक क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, काफ़ी बार पूछा गया है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन समावेशी शिक्षा के बारे में सही नहीं है? नहीं पूछा है। तो पहला है समावेशी शिक्षण का अर्थ है ऐसे तरीके से शिक्षण जो बहिष्कृत ना करे। दूसरा है समावेशी शिक्षण का अर्थ है उस शिक्षा शास्त्र को अपनाना जो सभी शिक्षार्थियों और आवश्यकताओं को समर्थन करता है। तीसरा है एक समावेशी कक्षा भाषा शैली में अंतर को समायोजित करती है और सहयोग को बढ़ावा देती है। चौथा ऑप्शन है निश्चित पठचर्या और मानक मूल्यांकन के आसपास ही एक समावेशी कक्षा का केंद्र होता है। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा जो गलत पूछा है। समावेशी शिक्षा का उद्देश्य होता है, समावेशी शिक्षा का उद्देश्य सिर्फ निश्चित पाठचर्या या मानक मूल्यांकन पर आधारित नहीं होता है, जबकि समावेशी शिक्षा में सभी बच्चों की व्यक्तिगत आवश्यकताओं, उनकी क्षमताओं, उनकी विविधताओं को ध्यान में रखते हुए उन्हें शिक्षा दी जाती है। समावेशी शिक्षा का उद्देश्य होता है सभी बच्चों को समान अवसर प्रदान करना। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे 4 ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिकथन ए शिक्षार्थी जो पहले से जानते हैं उसके आधार पर अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं। दूसरा है कारण है पैटर्न ढूंढना और पिछले ज्ञान के साथ जुड़ाव बनाने से शिक्षार्थी को जानकारी को सार्थक रूप से संबंधित करने में मदद मिलती है। तो सही विकल्प क्या होगा?
तो बच्चे अपने पिछले ज्ञान के आधार पर नए ज्ञान का निर्माण करते हैं, ये तो सही हो जाएगा। और दूसरा है कारण आर यह बताता है कि पैटर्न ढूंढने और पहले से मौजूदा ज्ञान जो बच्चों के नए ज्ञान समझने में मदद मिलती है। तो यहाँ पे ए आर दोनों सही हो जाएंगे और ए की सही व्याख्या आर करता है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे पहला सही हो जाएगा। अभिकथन ए है, बच्चों द्वारा बचपन अलग अलग संस्कृतियों में अलग अलग तरह से अनुभव किया जाता है। कारण है बच्चों का विकास सार्वभौमिक है। तो सही विकल्प क्या होगा? अभिकथन ए कहता है कि बच्चों द्वारा बचपन की अलग अलग संस्कृतियों में अलग अलग तरीके से अनुभव किया जाता है, जो सही है क्योंकि बचपन का अनुभव पारिवारिक परिवेश और सामाजिक परिस्थितियों में बदलता है। कारण आर कहता है बच्चों का विकास सार्वभौमिक है, जो कुछ पहलुओं में सही हो सकता है जैसे शारीरिक और मानसिक विकास। यहाँ पे ए आर दोनों सही हो जाएंगे, लेकिन ए की आर सही व्याख्या नहीं करता है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर यहाँ पे दूसरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिप्रेरणा के आरोपण सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से किससे लगातार कोशिश और बेहतर प्रदर्शन की संभावना होती है? तो सफलता के लिए आंतरिक आरोपण और असफलता के लिए बाहरी आरोपण। दूसरा है सफलता के लिए बाहरी आरोपण और असफलता के लिए आंतरिक आरोपण। तीसरा है असफलता और सफलता दोनों के लिए आंतरिक आरोपण। फोर ऑप्शन है असफलता और सफलता दोनों के लिए बाहरी आरोपण। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे पहला सही हो जाएगा। सफलता के लिए आंतरिक आरोपण और असफलता के लिए बाहरी आरोपण जिम्मेदार होता है। व्यक्ति सफलता के लिए आंतरिक आरोपण, असफलता के लिए बाहरी आरोपण करता है। इसका मतलब है जब हम अपनी सफलता का श्रेय अपनी मेहनत और अपने प्रयासों को देते हैं तो वह आंतरिक आरोपण कहलाता है। जब हम किसी कार्य को करने के लिए प्रेरित होते हैं और लगातार कोशिश करते हैं तो हमारी संभावनाएं बढ़ जाती हैं। और असफलता में व्यक्ति अन्य लोगों के कारकों को कारण मानते हैं और बाहरी आरोपण हमें आत्म आलोचना से बचाता है और बाहरी आरोपण में हम खुद को जिम्मेदार नहीं मानते हैं, दूसरों को जिम्मेदार मानते हैं। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर यहाँ पे पहला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रगतिशील शिक्षा का एक प्रमुख सिद्धांत है? तो छात्रों के सीखने को मापने के लिए मानकीकृत परीक्षण सबसे अच्छा तरीका है। दूसरा है छात्रों को अपने शिक्षकों से ज्ञान का निष्क्रिय प्राप्तकर्ता होना चाहिए। तीसरा है सीखना प्रामाणिक कार्यों पर आधारित होना चाहिए। और चौथा ऑप्शन है पाठचर्या पूर्व निर्धारित और सार्वभौमिक होनी चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा सीखना प्रामाणिक कार्यों पर आधारित होना चाहिए, एक प्रगतिशील शिक्षा का सिद्धांत होता है। तीसरा इसका राइट आंसर सही हो जाएगा। प्रगतिशील शिक्षा का प्रमुख सिद्धांत होता है सीखना प्रामाणिक कार्यों पर आधारित होना चाहिए। इसका मतलब है शिक्षा को वास्तविक जीवन के अनुभवों से जोड़ने की आवश्यकता होती है ताकि छात्र सीखने की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग ले सकें। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे तीसरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विकास के किस पहलू में तर्क चिंतन और समस्या समाधान की व्याख्या की जाती है? तो सामाजिक विकास, नैतिक विकास, संज्ञानात्मक विकास, गतिक विकास। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे तीसरा सही हो जाएगा संज्ञानात्मक विकास। संज्ञानात्मक विकास में व्यक्ति के मानसिक प्रक्रियाओं जैसे तर्क चिंतन और समस्या समाधान की क्षमता का विकास होता है। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे तीसरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेव वाइगोस्की प्रस्तावित करते हैं कि बच्चों में स्वयं नियमन के लिए क्या महत्वपूर्ण है?
तो असंतुलन, अनुकूलन, निजी वाक्य, संगठन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुकूलन। लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार सेल्फ रेगुलेशन के लिए अनुकूलन एडेप्टेशन महत्वपूर्ण है। वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे अपने पर्यावरण के साथ अनुकूलित होते हुए अपनी मानसिक और सामाजिक क्षमताओं को विकास करते हैं। इससे बच्चों का स्वयं नियमन बढ़ता है। इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे दूसरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिकथन ए, लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत में बच्चे कार्यों को उनके परिणाम के आधार पर अच्छा या बुरा समझने से इस समझ पर पहुंचते हैं कि नियम और कानून नम्य है और बदले जा सकते हैं। कारण है, लॉरेंस कोहलबर्ग का तर्क है कि नैतिक विकास क्रमिक रूप से चरणों में होता है। तो सही विकल्प चुने। लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के अनुसार बच्चे शुरुआत में निर्णय परिणामों के आधार पर लेते हैं और बाद में जैसे जैसे उनका विकास होता है वे समझने लगते हैं कि नियम और कानून को बदला जा सकता है। इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे पहला हो जाएगा। ए आर दोनों सही है। आर ए की व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सेट बुद्धि और उनके संबंधित विशेषताओं के सही मेल का प्रतिनिधित्व करता है? तो अंतर व्यक्तित्व, दूसरों को समझने और उनके साथ संबंध स्थापित करने का कौशल है। दूसरा है तार्किक, गणितीय, नृत्य, क्रीड़ा संबंधी क्षमताएं हैं। तीसरा है संगीतमय प्रदर्शन या रचना करने के कौशल। चौथा है स्थानिक प्रकृत वातावरण की सराहना करने के कौशल। तो हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि के सिद्धांत के अनुसार कौन सी बुद्धि का सही मेल खाता है? तो अंतर व्यक्तित्व, दूसरों को समझने और उनके साथ संबंध स्थापित करने के कौशल। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे पहला सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन अधिगम के बारे में सही नहीं है? तो नहीं पूछा है। पहला है अधिगम शिक्षार्थी के पूर्व ज्ञान पर निर्भर करता है। दूसरा है अधिगम का तात्पर्य पूर्व वैचारिक स्कीम्स के पुनर्गठन से है। तीसरा है अधिगम सामाजिक क्रिया द्वारा संबंधित होती है। अधिगम एक प्रक्रिया नहीं है अपितु एक उत्पाद है। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे 4 ऑप्शन सही हो जाएगा जो गलत पूछा है। अधिगम एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। अधिगम गतिशील होता है जिसमें व्यक्ति नए ज्ञान और कौशल को प्राप्त करता है और उसे अपने पहले के ज्ञान अनुभव के साथ जोड़ता है। यह एक सक्रिय प्रक्रिया होती है जो निरंतर चलने वाली होती है, ना कि अंतिम उत्पाद। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर यहाँ पे 4 ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक समस्या समाधान को बढ़ावा देता है? तो कौन सा कारक समस्या समाधान को बढ़ावा देता है? तो अपसारी चिंतन, निष्क्रिय अनुसरण, कार्यात्मक स्थिरता, प्रतिक्रिया सेट। तो कौन सा कारक समस्या समाधान को बढ़ावा देता है? वह है अपसारी चिंतन हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे पहला सही हो जाएगा। अपसारी चिंतन वह मानसिक प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति एक समस्या का कई समाधान ढूंढता है। तो यहाँ पे पहला इसका सही आंसर हो जाएगा। कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत के अनुसार किस स्तर पर बच्चे आत्म केंद्रित होते हैं और किसी कार्य को करने में अपना ही लाभ देखते हैं? तो पहले स्तर के पहले चरण में, पहले स्तर के दूसरे चरण में, दूसरे स्तर के तीसरे चरण में, तीसरे स्तर के 5वें चरण में। इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे पहला सही हो जाएगा, पहले स्तर के पहले चरण में। कोहलबर्ग के नैतिक सिद्धांत के अनुसार पहले स्तर में बच्चे आत्म केंद्रित होते हैं और अपनी समझ के अनुसार किसी कार्य को करते हैं।
किसी कार्य को करते समय बच्चे अपने व्यक्तिगत लाभ और हानि को ही देखते हैं। तो यहाँ पहला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, वंचित वर्गों से संबंधित विद्यार्थियों के समावेशन के लिए क्या करना चाहिए? तो विविध परंपराओं के प्रति जागरूकता और संवेदनशीलता को बढ़ावा देना चाहिए। दूसरा है, पहचान आधारित रूढ़ियों को प्रमाणित और प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। तीसरा है, सामाजिक संबद्धता के आधार पर कक्षा में अलगाव करना चाहिए। चौथा ऑप्शन है, समान क्षमताओं के आधार पर विद्यार्थियों को समूह में विभाजित करना चाहिए। तो विभाजित भी नहीं करना है, अलगाव भी नहीं करना है और रूढ़ियों को प्रमाणित भी नहीं करना है। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे पहला सही हो जाएगा। वंचित वर्गों से संबंधित विद्यार्थियों को समावेशन के लिए विविध परंपराओं के प्रति जागरूकता और संवेदनशीलता को बढ़ावा देना चाहिए। इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे पहला सही हो जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।